हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपुल वर्मा और आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हमारा दो टॉपिक आता है दोस्तों इस पे। एक होता है हम लोग का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और जो दूसरा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हम लोग हेनरी लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो दो टॉपिक है हम लोग का आज टारगेट रहेगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड से। क्या है हम लोग का आज का टॉपिक दोस्तों? वो है solubility of solid in liquid। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा हम लोग का वो है solubility of gas in liquid। यहाँ सॉलिड की जगह क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, है ना। तो ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है solubility of solid in liquid। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टर्म है वो है solubility। इसको समझ लेते हैं कि solubility होता क्या है। तो solubility होता क्या दोस्तों? solubility होता है किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in specific amount of solvent। ठीक है दोस्तों, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया था, है ना। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो आप लोग ने जरूर से उसको देखा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, तो कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स थे, क्या आप लोग को पता है? उसमें हम लोग का मोलारिटी था, मोल फ्रैक्शन था, मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, है ना, पार्ट पर मिलियन था। तो ये सभी यूनिट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं जिससे हम लोग अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। और ये जो सॉल्युबिलिटी होता है दोस्तों, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा जो फैक्टर होता है दोस्तों वो है टेम्परेचर, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो क्या है? प्रेशर। एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अभी सिंपल सा हम लोग क्या है, डेफिनेशन ही चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नेचर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूँ तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हर एक सॉल्यूट और हर एक सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व हो पाएंगे क्या, है ना। प्रश्न यही है। तो क्या आप लोग को क्या लगता है, क्या जो हर एक सॉल्वेंट में हर एक सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा क्या? ये क्या है? मेरा सॉल्वेंट है और बाहर से मैं क्या डालता हूँ? सॉल्यूट डालता हूँ। पहला प्रश्न मेरा यह है, मैंने अगर सॉल्वेंट को रख रहा हूँ बेंजीन, या फिर मैं सॉल्वेंट को रख रहा हूँ वाटर रख रहा हूँ। सिंपल सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। और सॉल्यूट को मैंने 2 रखा। पहला रखा नेप्थलीन, और जो दूसरा मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ ग्लूकोज। आपको क्या लग रहा है, कौन सा जो सॉल्यूट है वो इस सॉल्वेंट में, जो कि वाटर है, उसमें डिसॉल्व हो पाएगा? क्या ग्लूकोज जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्या? आपको क्या लगता है? डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस से आपने जरूर से इसको एक्सपीरियंस किया होगा। ग्लूकोज को अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। आप लोग ने इसको जरूर से देखा है। नेप्थलीन क्या होता है दोस्तों? नेप्थलीन होता है वाइट कलर का, ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। आप लोग ने जरूर से इसको देखा होगा। नेप्थलीन जो है, इसको ना स्मेल को कंट्रोल करने के लिए इसको बाथरूम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो नेप्थलीन है इसको हम लोग कॉमन टर्म्स में, हमारे जो लोकल लैंग्वेज में, उसमें इसको हम लोग डामर गोली के नाम से जानते हैं। आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। तो नेप्थलीन जो होता है ना, ऐसे वाइट कलर का ऐसे कुछ क्रिस्टल्स होता है,
ठीक है, छोटा छोटा होता है। तो अगर आप लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, है ना। तो ऐसा क्या है जो ग्लूकोज जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, जबकि जो नेप्थलीन है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, है ना। क्या है ऐसा? तो इसमें हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर से मतलब क्या है, कौन सी नेचर की बात चल रही है यहाँ पास नेचर चल रही है पोलार एंड नॉन पोलार नेचर। दो मॉलिक्यूल्स के पास नेचर होता है, एक होता है पोलारिटी का, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइपोल मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है कि मॉलिक्यूल्स अगर नेचर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पोलार नेचर एंड नॉन पोलार नेचर। ये पोलार नेचर एंड नॉन पोलार नेचर क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोलार है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया वाटर, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। अभी आप लोग कुछ भी नोट मत करिएगा। तो ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो कैसा होता है, पोलार नेचर का होता है। पोलार नेचर से हम लोग समझते क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। आप लोग ने जरूर से इसको थर्ड चैप्टर है, नहीं सेकंड चैप्टर है, नहीं थर्ड चैप्टर है, जिसमें पीरियोडिक टेबल में आप लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहने का अर्थ है ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से खींचेगा। ये जो शेयर्ड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे दो पोल्स क्रिएट हो गए, है ना। ये नेगेटिव पोल्स और ये क्या है, पॉजिटिव पोल्स। ठीक है, तो दो पोल्स क्रिएट हो गए जिसकी वजह से इस पर क्या आया, डाइपोल मूवमेंट आया। और हम लोग डाइपोल मूवमेंट आया, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलार है। पोलार का मतलब क्या है, इस पर दो पोल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव पोल्स और निगेटिव पोल। ठीक है, नॉन पोलार का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन पोलार में ये जो दोनों एटम्स के बीच में है ना, जैसे कि मेरा ये ए एटम है और दूसरा है ए एटम, जैसे कि अपन लोग ले सकते हैं इसमें ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का और दूसरे ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो नहीं है ना, मतलब जीरो है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है। जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा उतना ही ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर डाइपोल मूवमेंट, कोई भी डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा दोस्तों, है ना। कोई भी डाइपोल मूवमेंट, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ है इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, नॉन पोलार है ना। चार्जेस डेवलप नहीं हुए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार बोलते हैं। इक्वल है, चार्जेस इक्वल है और अपोजिट है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलार। और ऐसे अगर चार्जेस नहीं हुए हैं, चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलार नेचर है बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, तो ये कैसे होते हैं, नॉन पोलार नेचर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वाटर है वो कैसे होते हैं, पोलार होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्लूकोज यहाँ पास ये हम लोग का पोलार नेचर का होता है और नेप्थलीन जो है वो नॉन पोलार होता है। तो आप लोग यहाँ से एक प्रकार से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर मैं पोलार सॉल्यूट लूँ और उसको पोलार सॉल्वेंट में ऐड करूँ तो वो क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों का नेचर पोलार है तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना, पूरी अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसका एक का नेचर हम लोग का पोलार है, दूसरे का नेचर नॉन पोलार है, तो वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे में घुल मिल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को अच्छे तरीके से लिखते हैं, डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा। तो जो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ सॉल्यूट लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये है हम लोग का सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट, और इधर हम लोग लिख लेते हैं डिज़ोल्व और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा सॉल्यूट पोलार है और सॉल्वेंट भी पोलार है तो इन दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर सॉल्व होगा तो डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। एक का नेचर मेरा नॉन पोलार है
और दूसरे का जो नेचर है वो भी नॉन पोलार है, तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? ये भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। एक का नेचर अगर मेरा पोलार है, दूसरे का नेचर नॉन पोलार है, तो ये डिज़ोल्व होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। एक का नेचर मेरा क्या है? नॉन पोलार है, दूसरे का जो नेचर है वो कैसा है? पोलार है, तो डिज़ोल्व होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो इन दोनों केस में डिज़ोल्व नहीं होंगे एक दूसरे में, है ना। इन दोनों केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास सॉल्वेंट है, मैं सॉल्वेंट सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ वाटर। ठीक है, ये क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट में क्या क्या ऐड हो सकता है? इसमें हो सकता है बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं होगा, इसमें जो सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसमें हम लोग का ग्लूकोज आएगा, अपन लोग क्या लिख सकते हैं? शुगर भी लिख सकते हैं और साल्ट लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? ये पोलार है, और जो बाकी का नेचर भी है ये कैसा है? पोलार है। तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? घुल मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, यानी कि सॉल्यूट जो है इस सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट हमने क्या लिया था? वाटर लिया था। एक बार हम लोग सॉल्वेंट ना बेंजीन लेते हैं। बेंजीन हम लोग का सॉल्वेंट है दोस्तों, है ना। ये क्या हम लोग का? सॉल्वेंट है। और इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? ये नॉन पोलार होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या आप लोग जानते हो दोस्तों? इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आपने जरूर से इसको क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एरोमेटिसिटी आया था ना, तो वहाँ पास आप लोग ने बेंजीन को पढ़ा होगा। ऐसे बेंजीन के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो बाकी ये जो एजेस दिख रहे हैं ना, ये कार्बन होता है, और एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो बीच ही सेंटर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस डेवलप नहीं होते। और चार्जेस डेवलप नहीं हुआ तो इस पर डाइपोल मूवमेंट नहीं क्रिएट होगा, और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर नेचर का होगा। तो बेंजीन कैसा होता है दोस्तों? वो नॉन पोलर नेचर का होता है। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूट होगा जो इसमें डिज़ोल्व हो पाएगा, है ना। कौन कौन से सॉल्यूट जो होगा जो इसमें डिज़ोल्व हो पाएगा? तो इसमें जो हम लोग का सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो पाएगा वो है नेप्थलीन। एक नेप्थलीन हो गया। दूसरा होता है हमारे पास एंथ्रासीन, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, तो मैंने आप सभी लोग के लिए वो लिख दिया है यहाँ पास। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर अगर आप दिखलाऊँ दोस्तों तो वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। दो बेंजीन का रिंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप लोग इसको दिखलाना, यानी कि कॉन्जुगेशन दिखलाना। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो नेप्थलीन के स्ट्रक्चर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर दोस्तों किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, इसमें 3 रिंग प्रेजेंट होता है। कितना रिंग प्रेजेंट होता है? 3 रिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पास मैं ऊपर बना देता हूँ एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर, यहाँ तो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें 3 रिंग होता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा, है ना। बीच में आप मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो बेसिक से अगर आप लोग को कुछ कुछ बेसिक जो चीज़ है वो पता है तो आप लोग ना वीडियो को स्किप कर देना, कोई समस्या नहीं है उसमें, और देखना चाहोगे तो देख सकते हो। एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोग को अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है वो किस में होता है? कॉन्जुगेशन में होता है दोस्तों। तो ये एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर हो गया, ये नेप्थलीन के स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है कैसे होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है। नेप्थलीन भी नॉन पोलर नेचर का होता है। तो ये जो नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, वो किस में डिजॉल्व हो सकते हैं? बेंजीन में डिजॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हम लोग का कि कोई भी सॉल्यूट हो है वो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है हम लोग का डिसोल्यूशन और दूसरा है हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों वर्ड्स को हम लोग समझते हैं और इसको लिखेंगे, इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम लोग। आप पहले समझ लेते हैं डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, फिर से मैं बीकर ले रहा हूँ और इसमें मेरा क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना, सॉल्वेंट प्रेजेंट है और मैं बाहर से क्या डाल रहा हूँ, सॉल्यूट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, सॉल्यूट डाल रहा हूँ। तो ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में ऐड होगा और ऐड होने के साथ ही इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो सॉल्वेंट में इंक्रीज़ होगा, या फिर हम लोग यूँ कहें कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे मैं सॉल्यूट को ऐड करते जाऊँगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होते जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है आप लोग जरूर से लिख लीजिए। डिसोल्यूशन होता है क्या है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू द solvent, its concentration increases in the solution, है ना। सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और इसी प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो डिसोल्यूशन का डेफिनेशन आप लोग ने जरूर से, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप लोग सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे तो वो जो प्रोसेस है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, इसको आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर हम लोग लिख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अब मैं फिर से चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन में मेरे पास ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो ऐसे एक जगह स्थिर तो रहेंगे नहीं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाते रहते हैं। तो जाते जाते क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो एक दूसरे से टकराने से होता क्या है, एक दूसरे के टकराने से ये क्या होते हैं, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल है इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं। क्या हुआ, एक बार फिर से देखो, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने की वजह से होता क्या है, ये सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। यानी कि सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल हैं कोलिजन की वजह से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने से क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूट अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट भी अलग हो जाएगा, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन आप लोग लिखेगा। क्रिस्टलाइजेशन का जो डेफिनेशन है दोस्तों इसको लिखिएगा, सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सम सॉल्यूट पार्टिकल in solution, है ना, some solute particle in solution collide with solid solute particle and get separated out from the solution। ठीक है दोस्तों, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज
नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? रिवर्स है कि इसका डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन में हम लोग का कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इंक्रीज होता है, और यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल से के साथ जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो क्या है? यानी कि दो सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। अगर नोट हो गया हुआ दोस्तों तो इसको मैं ना मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दो प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन होता है। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है दोस्तों वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दो प्रकार का सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाला जो वर्ड है ना इसको हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड, है ना दोस्तों। इसको इमेजिन करिएगा जैसे कि आप लोग ना कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, है ना। आपने पढ़ने स्टार्ट किया, तो जैसे ही आपने पढ़ने स्टार्ट किया तो जितना भी आपने पढ़ा वो सभी चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग का टाइमिंग बढ़ते जाएगा, है ना, 4 घंटे बीत गया, 4 घंटे के बाद क्या होगा? जो आप लोग के जो घुसने का स्पीड है माइंड में, है ना, जो ज्ञान जो आप लोग इकट्ठा कर रहे हो पुस्तक से, वो घुसने का जो स्पीड है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। और एक ऐसा स्टेज आएगा, उस स्टेज में कुछ भी चीज़ आपके माइंड में नहीं घुसेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो आपका जो माइंड है वो कैसे हो गया? सैचुरेट हो गया है। अब बाहर से कुछ भी जो ज्ञान है वो आपके माइंड में नहीं एंटर कर पाएगा। तो वो वाला जो स्टेज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सैचुरेट हो गए हैं, है ना। उसी प्रकार से सोल्यूशन में भी हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। तो मेरे पास ये अगर सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है, और मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ? सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? सॉल्यूट को ऐड करते जा रहा हूँ। तो सॉल्यूट को ऐड करते करते एक ऐसे स्टेज आएगा जब कोई भी और सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे स्टेज में, ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा हो गया है? सैचुरेट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टार्टिंग, जैसे कि स्टार्टिंग में होता है कि हम लोग ने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो है वो सॉल्वेंट में मिला है, तो अभी भी इस पे ना और सॉल्यूट को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि और सॉल्यूट की जो पार्टिकल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये वाला जो स्टेज है ना, ये वाला जो स्टेज है ना, ये वाला जो अवस्था है, इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा। एक होता है हम लोग का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको ना हम लोग ना हाइड्रोकार्बन जब पढ़ते रहते हैं ना तो इसको और यूज़ करते हैं। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो है हम लोग का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ CH3, इधर है मेरा CH3 और इधर भी क्या है? CH3। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है ना। और बाहर से मैं कोई भी हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4, और ये 4 बॉन्ड बना चुका है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कैसे है? सैचुरेटेड है
कहने का अर्थ है कि इसमें और मैं कोई सा और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता, है ना। इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा C2H क्या होगा 6 होगा, और इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो हम लोग कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो दोस्तों क्या होता है इसमें और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। जैसे कि कितना है, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अभी 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ मिला दूँ तो ये जो कंपाउंड है किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसे करके, ठीक है। देखो इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है ना, इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो यही से वर्ड आगे आया है दोस्तों, ये कॉमनली इंग्लिश में भी इस्तेमाल किया जाता है। सैचुरेटेड का मतलब कि और कुछ भी चीज़ हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेट हो गया है, और अगर हम लोग बाहर से किसी चीज़ को और ऐड कर पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो डेफिनेशन है आप लोग लिखिएगा। सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसका डेफिनेशन आप लोग जरूर से लिखिए। सच ए सॉल्यूशन इन विच, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लिख लेते हैं। Such a solution in which no more solute can be added is known as saturated solution, है ना। keeping other factor कांस्टेंट, बाकी जो फैक्टर्स है ना उसको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो बाकी जो फैक्टर्स है उसको क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखना है ना। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दोस्तों तो सॉल्युबिलिटी भी उसके सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ऐड हो जाएगा अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो। ठीक है दोस्तों, तो ये है सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है आप लोग को, कांस्टेंट रखना है ना। ठीक है, और साथ ही आप लोग का वो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहना चाहिए। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो भी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाहर से जो सॉल्वेंट है उसको और ऐड कर दे रहे हो, तो अगर बाहर से सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे तो उसमें जो सॉल्यूट है उसको और ऐड किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों इसको आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। तो अगर मैं किसी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँ दोस्तों, तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिफाइन होता है, सॉल्युबिलिटी होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर ही डिफाइन करते हैं, है ना। ये सॉल्युबिलिटी का ही डेफिनेशन है, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इस पर डिजोल्व हो चुका है, और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, फिर वो वाला जो पॉइंट है उसको भी लिखेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ कुछ पॉइंट है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, एस saturated solution contain maximum amount of solute thus concentration of solute
concentration of solute in such case is its solubility। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैंने आप सभी लोग को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको समझते हैं। सॉल्यूशन जो है, कौन सा सॉल्यूशन की बात चल रही है, यहाँ पर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात चल रही है दोस्तों। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ये वाला जो वर्ड है ना, इसको हम लोग समझते हैं। और इसको समझने के लिए मैं आप सभी लोग को बोलूँगा कि आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन करिएगा, है ना। एक सिचुएशन इमेजिन करिएगा। ये एक क्या है, हम लोग के पास कंटेनर है। कंटेनर में हम लोग का क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और मैं बाहर से क्या ऐड कर रहा हूँ, सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट को ऐड करते जाऊँगा किसमें, सॉल्वेंट में, तो ये क्या बनाएगा, हम लोग का बनाएगा ये हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और डिसोल्यूशन का जो अपोजिट वाला जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं दोस्तों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है ना। जिस रेट से सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, उसी रेट से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना। यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, एक दूसरे के साथ जो रेट है वो दोनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा। और कौन से केस में होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग इमेजिन करके भी इसको समझ सकते हैं। सॉल्वेंट है हमारे पास पहले, और इसमें मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूट को ऐड करते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, करते करते करने वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन। स्टार्टिंग में मेरा क्या था, सॉल्यूट बाहर था, सॉल्वेंट इधर था। ठीक है, और सॉल्यूट को मैंने अंदर ऐसे डिसॉल्व करना चालू किया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब मैं और ज़्यादा सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर पाऊँगा, तो वो वाला जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और वो मैक्सिमम अमाउंट रह गया सॉल्यूट का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर मैं सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहूँगा दोस्तों, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, और वो किसके रूप में इधर आ जाएगा, क्रिस्टल्स के रूप में ऐसे नीचे बैठना चालू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, और सॉल्यूट को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल्स के रूप में ऐसे नीचे बैठना चालू हो जाएगा। ये सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये मैक्सिमम अमाउंट हो गया। अब यहाँ पास देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, कहने का अर्थ है जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सॉल्यूशन में जाते रहें, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहेंगे, और जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट होते रहेगा, सॉल्यूट में कन्वर्ट होते रहेगा। ठीक है, इसको इस डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। अभी दो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को कंसीडर करो। एक तो हमारे पास जो कि सॉल्यूट का पार्टिकल है, जो कि किस में प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। एक जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे ऐसे ज़मीन में या फिर जो बेस में है ना, इधर रखे हुए हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगे इधर किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, और ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की सहायता से ये
जो सॉल्यूट में ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन से प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। जो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे और ऐसे नीचे बेस में नीचे बैठना चालू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। यानी कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में ऐसे क्या हो जाए, डिजोल्व होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं, इसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलेंगे। और जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठना चालू हो जाएंगे, यानी कि क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जब दोनों का रेट, यानी कि जो बनने वाला रेट है ना, यानी कि डिजोल्व होने वाला रेट है और क्रिस्टल बनने वाला जो रेट है, अगर दोनों रेट बराबर हैं तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो दोनों, ये वाला जो स्टेज है इसको हम लोग बोलेंगे कि जो पूरा जो सिस्टम है वो किस में आगे है, इक्विलिब्रियम में आगे है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ ही नहीं है, तो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो अभी अधूरा है ना। और सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस वो सॉल्यूशन में ही वो खपत हो जाएगा। जितने भी सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बना लेगा, है ना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये अधूरा है किसमें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इस वजह से ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये समझ आया है, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझते हैं कि अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो होता क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है, मोर solute can be dissolved at the same temperature। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगर आपका ये हो गया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको मैंने आप सभी लोग को पहले ही बता दिया है। एक है हम लोग का नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। दूसरा जो है हम लोग का क्या है, टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, प्रेशर। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर को हम लोग को स्टडी करना है। मेनली हम लोग को टेम्परेचर ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होता क्या है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस पॉइंट के कौन से सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर ही पता लगा सकते हैं। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे, है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी को नहीं लिखते, इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिए। तो जो भी फैक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, वो सभी चीज़ किसके लिए पढ़ेंगे, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए,
है ना। सॉल्युबिलिटी हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, ये हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं दोस्तों। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, है ना, क्या है, सॉल्यूट जो है किसके साथ कंबाइन होकर, सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ये हम लोग का सॉल्यूशन बनाएगा। जो फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिससॉल्यूशन। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डिससॉल्यूशन, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। डिससॉल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन जो दोनों प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला हम लोग जो प्रोसेस ले रहे हैं, पहला जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर का। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल क्या कहता है, ऐसा फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंज मैं कर दे रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में चेंज को रजिस्ट करेगा, ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें वो उसके जो इफेक्ट है जो कि मैंने चेंज किया है उसके इफेक्ट को कम कर सके, है ना। यही हम लोग का ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल है। एक बार समझ नहीं आया, एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बोला, ऐसे फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, है ना, ऐसे फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ला दूँ तो वो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसके इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल, जैसे कि H2 + N2 जो है हम लोग का क्या बनाता है, NH3 बनाता है, यानी कि अमोनिया बनाता है। ठीक है, ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो H2 है और मेरा N2 है, ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। ठीक है, बैलेंस अगर करना चाहूँ, H2 + ये 2N हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, तो इधर में N2 + 3H2 = 2NH3। N2 + 3H2 = 2NH3। ये हम लोग का हैबर्स प्रोसेस है ना। और ये जो रिएक्शन है वो कैसे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम को कंडीशन को कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। तो ये सभी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को इसके डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी भी ऐसे कोई सा भी चीज़ जो कि इन सभी के इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करते हैं, अगर मैं इन सभी में से किसी भी चेंज ला दूँ, है ना, किसी माध्यम से डिस्टर्बेंस ला दूँ, तो ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मैंने इसमें डिस्टर्बेंस लाया ना, तो ये सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए हमारे इफेक्ट को कम करना चाहेगा। इफेक्ट को कम करना चाहेगा कहने का अर्थ है, देखो 2 प्रकार का डायरेक्शन है हमारे पास, एक तो है हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अभी कंसंट्रेशन से मैं आप सभी लोग को इसको इक्विलिब्रियम को समझाना चाहूँगा, इसके इफेक्ट को समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने N2 को और ऐड कर दिया इस सिस्टम में। ठीक है, तो N2 क्या है, एक हम लोग का इसका इस रिएक्शन का एक पार्ट है, और इसके पार्ट में मैंने ये डिस्टर्बेंस ला दिया N2 के ऐड करके, है ना। N2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसमें मैंने डिस्टर्बेंस ला दिया, इस इक्विलिब्रियम में क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस ला दिया। तो ये इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ये वाला जो सिस्टम क्या चाहेगा, जो N2 मैंने ऐड किया ना, इसके इफेक्ट को कम कर दे, है ना। और यही हम लोग का क्या है, ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल है। ठीक है, टेम्परेचर है ना, इसका मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो ये जो सिस्टम है ना, टेम्परेचर को कम कर दिया या फिर ज़्यादा कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होने से क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होगा
जो कि इस टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। और यही हम लोग का क्या है, ली चार्टेरियस प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम लोग और समझते हैं इसको। तो मैंने N2 को ऐड कर दिया, N2 को ऐड कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन के को चेंज कर दिया, जो कि इसके इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है ना। कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से अब ये चाहेगा कि इस कंसंट्रेशन के जो मैंने ऐड किया है उसके इफेक्ट को कम करें। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में N2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में N2 कंज्यूम हो रहा है और NH3 बन रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में NH3 कंज्यूम हो रहा है और N2 और 3H2 क्या हो रहा है, बन रहा है ना। N2 को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, यानी कि N2 के कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया। तो ये सिस्टम चाहेगा कि N2 के कंसंट्रेशन को कम कर दे, है ना। कौन से डायरेक्शन में N2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, है ना, जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा उसमें ये जो रिएक्शन है वो किधर मूव करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इमेजिन करो कि मैं NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, तो इसको कम करने के लिए क्या करेगा, सिस्टम से NH3 को क्या करेगा, निकालेगा। सिस्टम से NH3 कौन से स्टेप में निकाल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो किधर प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर प्रोसीड करेगा। क्या आप लोग को पता चला दोस्तों। और ये जो N2 + 3H2 जो प्रोसेस है ना, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें क्या रहता है, हीट निकलता है। हीट निकलता है मतलब इसका टेम्परेचर इधर बढ़ता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। N2 + 3H2 जो है वो 2NH3 बना रहा है, तो वो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम में ना, सिस्टम को हीट कर रहा हूँ, सिस्टम को हीट कर रहा हूँ, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का हीट निकल रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का हीट कंज्यूम हो रहा है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अगर मैं सिस्टम को और हीट कर रहा हूँ तो सिस्टम ऐसा चाहेगा कि वो जो आप लोग का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का हीट निकल रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो जो रिएक्शन है वो किधर प्रोसीड हो जाएगा, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ठीक है दोस्तों, ये है हम लोग का ली चार्टेरियस प्रिंसिपल। एक बार और अच्छे से समझते हैं इसको, किसके माध्यम से इसको हम लोग सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किस में अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं। इसमें पहला कंडीशन लेते हैं, इफ़ दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, इफ दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, कहने का अर्थ है ये सॉल्यूट है प्लस हम लोग का ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या मिला रहा है, हम लोग का सॉल्यूशन बना रहा है। ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, डिससॉल्यूशन, और नीचे वाला जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है, हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन। ऊपर वाला जो प्रोसेस है जो कि डिससॉल्यूशन है, ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, इसमें हीट निकल रहा होगा, हीट क्या रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस में हीट निकल रहा है। हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन से प्रोसेस में, डिससॉल्यूशन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब कंडीशन में क्या रहा हूँ, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर मैं इस पूरे जो सॉल्यूशन है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इसका जो टेम्परेचर है मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियस प्रिंसिपल वो क्या करेगा, इस टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम करने के लिए देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि हीट क्या है, इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले कंडीशन ले लिया है कि जो डिससॉल्यूशन जो प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है।
ठीक है। डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो सिस्टम ऐसा चाहेगा कि जो उसके इफेक्ट को, टेम्परेचर के इफेक्ट को, जो कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ उसके इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ताकि इसके जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। इसके इफेक्ट कौन से प्रोसेस में, डिसोल्यूशन प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर हम लोग का क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन प्रोसेस हमने कैसे कंसीडर किए हैं, एक्सोथर्मिक कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या होगा, हीट निकलेगा। हीट निकलेगा मतलब क्या होगा, टेम्परेचर उसका सिस्टम का राइज होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिसोल्यूशन का प्रोसेस। तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ऑटोमेटिकली हम लोग का क्या बन जाएगा, उसमें टेम्परेचर कम हो रहा होगा। डिसोल्यूशन अगर प्रोसेस उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब हमने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया दोस्तों, तो सिस्टम क्या करना चाहेगा, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा हो। और कौन से डायरेक्शन में हम लोग का टेम्परेचर कम हो रहा है, हम लोग का बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, सॉल्यूशन में जो रिएक्शन है नया इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा जिसमें ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन को शिफ्ट करेगा, है ना। यानी कि सॉल्यूशन जो है वो किस में सेपरेट हो जाएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट में सेपरेट हो जाएगा, है ना। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सोल्युबिलिटी डिक्रीज कैसे हुआ, सोल्युबिलिटी इस प्रकार से डिक्रीज हुआ क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। कम क्यों होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं किया मैंने, है ना। सिंपल सा आप लोग ये समझिए कि टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ाया, अगर डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठना चालू हो जाएंगे, तो उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। सॉल्यूशन में अमाउंट कम हो जाएगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक कंसीडर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर, उसमें हीट क्या हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस, डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो कैसे है, एंडोथर्मिक है। यानी कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर क्या बना रहा होगा, सॉल्यूशन बना रहा होगा। और ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। और ये बैकवर्ड जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है ना, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है ये हम लोग का कैसा है, एंडोथर्मिक है। यानी कि इधर जो हीट कंज्यूम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा दोस्तों, इसमें हीट कंज्यूम हो रहा होगा। तो यहाँ से इधर जाने पर टेम्परेचर कैसा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ जाए पर यानी कि डिसोल्यूशन में टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर क्या कैसा हो रहा होगा, इसमें इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। क्योंकि हमने डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे कंसीडर की है, एंडोथर्मिक कंसीडर की है। ठीक है, तो अब दो कंडीशन लेते हैं। इफ़ टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये जो सिस्टम है चाहेगा कि इस टेम्परेचर की इफेक्ट को कम किया जा सके। तो कौन से प्रोसेस में हम लोग का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसमें हम लोग का ये वाला जो प्रोसेस है फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है,
कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है उसको हम लोग कैसे कंसिडर किया है? एंडोथर्मिक कंसिडर किया है। ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जिस डायरेक्शन में हम लोग का टेम्परेचर कम हो रहा है। और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है ना। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग का ये जो रिएक्शन है किस में जाएगा? रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन। और कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन है? इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा होगा। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखिए, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो हो रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसेस के होने की वजह से इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे हो रहा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर को अगर हमने क्या किया है? बढ़ाया। तो दूसरा जो है, अगर हमने टेम्परेचर को कम किया है, टेम्परेचर को क्या कर दिया? कम कर दिया। कम कर दिया तो इसके इफेक्ट को क्या करना चाहेगा? वो इसके इफेक्ट को क्या करना चाहेगा? ली चैटरलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके इफेक्ट को कम करना चाहेगा। तो ऐसा डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्रिस्टलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोग को ये समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। दूसरा हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं दोस्तों, वो है प्रेशर का। प्रेशर का इस पे सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इस वजह से प्रेशर का इफेक्ट इसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं होते, है ना। तो ये हम लोग का फैक्टर्स मैंने आप सभी लोग को बता दिया। मैं सोच रहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इसको मैं कंटिन्यू करूं, हेनरी लॉ को पढ़ाऊं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों। इस वजह से इसको हम लोग लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। कौन सा? हेनरी लॉ को हम लोग लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अच्छा कंटेंट आप सभी लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।